हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट। ध्यान दें, आज जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नेम बेस्ड रिएक्शन है उसके पार्ट 3 के लिए इस वीडियो क्लास में उपलब्ध हुए हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है, आप देख सकते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया और रोजनमुंड अपचयन, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लगभग हर स्टेट बोर्ड के हायर सेकेंडरी एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका कैनिजारो अभिक्रिया और उसके बाद हम कवर करेंगे रोजनमुंड अपचयन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैनिजारो अभिक्रिया, उसके बाद हम कवर करेंगे रोजनमुंड अपचयन। तो कैनिजारो अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि कैनिजारो अभिक्रिया एल्डिहाइड देते हैं। अब कौन से एल्डिहाइड देते हैं, क्या सभी एल्डिहाइड देते हैं? तो पहले देखिए, कैनिजारो अभिक्रिया जो है, कैनिजारो अभिक्रिया वे एल्डिहाइड देंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कैनिजारो अभिक्रिया कौन देगा? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब अल्फा हाइड्रोजन किस में है? अल्फा हाइड्रोजन किस में है? अल्फा हाइड्रोजन है आपका, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कैनिजारो अभिक्रिया कौन देगा? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन किस में नहीं है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं है फॉर्मेल्डिहाइड में। और अल्फा हाइड्रोजन किस में नहीं है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेंजल्डिहाइड में। तो वे एल्डिहाइड ये अभिक्रिया देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ये पहला पॉइंट है हमारा। दूसरा पॉइंट है कि ये जो है क्षारीय माध्यम में होता है और क्षार जो है सांद्र होता है, कॉन्सेंट्रेट है ना, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप उपयोग कर सकते हैं और आप किसका उपयोग कर सकते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया में होता क्या है कि मान लीजिए कि 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड का क्रियाकारक के रूप में लिए हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीकृत होता है और एक मॉलिक्यूल जो है अपचयित होता है। तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीकृत होकर सोडियम का लवण बना लेगा और दूसरा जो है अपचयित होकर एल्कोहल बना लेगा। ठीक है, अगर यहाँ प्रयोग करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार का तो यहाँ सोडियम फॉर्मेट बनेगा। अगर हम प्रयोग करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का तो यहाँ पास आपका पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा, ये बनेगा, और एल्कोहल जो है दोनों में कॉमन बनेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक अणु का ऑक्सीकरण होता है और एक अणु का अपचयन होता है। इसको सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी आप जानते हैं। तो इसको अब पूरे टोटली मैकेनिज्म को हम देखते हैं कि आखिर ये बनता कैसे है। आप आराम से देखिए, धैर्य से देखिए, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके मैकेनिज्म को देखते हैं, मतलब कैनिजारो अभिक्रिया के हम मैकेनिज्म को देखते हैं। मैकेनिज्म के बाद ये अभिक्रिया हमारे लिए और भी सरल हो जाएगा। तो चलिए मैकेनिज्म की ओर बढ़ते हैं। हम उदाहरण के रूप में फॉर्मेल्डिहाइड ही लेते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड ले लिए। फॉर्मेल्डिहाइड हो सकता है कि अभिक्रिया में एक ही अणु दे, आपको सेम से 2 से अभिक्रिया कराना है, ऐसा ही लिख दे एग्जाम में HCHO कैनिजारो अभिक्रिया, या 2 अणु आपको दिया गया हो। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये हमने कॉन्सेंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने उपयोग किया कैनिजारो अभिक्रिया में। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये बनाते हैं, ये बनाते हैं और ये बनाते हैं। ये हो गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड। आप अब यहाँ पास देखिएगा कि अभिक्रिया होता कैसे है। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं कि आपने अभिकर्मक के रूप में कॉन्सेंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का आयोनाइजेशन होगा तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनाता है। अब क्या है कि OH नेगेटिव आयन जो है एक नाभिक स्नेहिक अभिकर्मक है, न्यूक्लियोफाइल एजेंट है। तो अब इस OH नेगेटिव को क्या चाहिए? एक पॉजिटिव सेंटर चाहिए जहाँ पास वो आक्रमण कर सके, अभिक्रिया कर सके। तो आप फॉर्मेल्डिहाइड को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कार्बन के द्विबंध के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। और ये भी जानते हैं कि पाई बॉन्ड जो होता है सिग्मा बॉन्ड की तुलना में कमज़ोर भी होता है। और ऐसे भी जनरली आप जानते हैं कि कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन क्या होता है,
इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अर्थात इसमें पार्शल पॉजिटिव चार्ज कार्बन में अवेलेबल है, मतलब आंशिक धन आवेश है। तो वहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड से निकला हुआ जो OH नेगेटिव आयन है, इसको आक्रमण करने के लिए एक पॉजिटिव सेंटर मिल गया। तो ये पॉजिटिव सेंटर जो है यहाँ आक्रमण करेगा इस कार्बन पर। जब इस कार्बन पर आक्रमण करेगा तो स्ट्रक्चर जो है अब आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। गौर से देखते जाइएगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ क्या हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। अब आप भली भांति जानते हैं कि जो कार्बन है वो टोटली 4 बंध बनाता है, और इस आप फार्मूला में देख रहे हैं कि कार्बन कितना बंध बना रखा है, 5 बंध बना रखा है। तो यहाँ से इसका पाई बंध जो है ऑक्सीजन की ओर रिप्लेस हो जाएगा। जब ऑक्सीजन की ओर रिप्लेस हो जाएगा तो अब जो नया स्ट्रक्चर बनेगा इस फॉर्मेल्डिहाइड अणु का, वो बन जाएगा ये H, ये बन जाएगा OH, और ये बन जाएगा H, और यहाँ पास का ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन जो है रिप्लेस हुआ है। रिप्लेस हुआ है तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉनों का सांद्रता बढ़ गया। अब यहीं से जो रोल शुरू होता है दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड का शुरू होता है। किसका होता है, दूसरा अणु जो फॉर्मेल्डिहाइड का है उसका रोल शुरू होता है। तो कैसे शुरू होता है देखिएगा, यहाँ पास आप देखेंगे दूसरा अणु का शुरू होगा तो फॉर्मेल्डिहाइड के फार्मूला आप भली भांति जानते हैं, HCO, और ये क्या हो गया H। ये क्या है आपका फॉर्मेल्डिहाइड का अणु है। अब आप खुद जानते हैं कि इस पर जो है कार्बन पर जो है, आप खुद जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि कार्बन पर कार्बन जो है ऑक्सीजन की तुलना में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और वो क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है नेगेटिव होता है। तो कार्बन पर जो है आंशिक धन आवेश तो है, इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते। अब क्या है कि जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो है पहले वाला जो फॉर्मेल्डिहाइड का अणु है उसका ऑक्सीजन जो है न्यूक्लियोफाइल अभिकर्मक है, उसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, और यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है, तो ये इससे अभिक्रिया कर ले। पर ये अभिक्रिया मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके और इसके एडिशन से जो बनेगा हाईली अनस्टेबल बनेगा, जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो ये अभिक्रिया आगे नहीं होगा। तो आगे होगा क्या, तो देखिएगा आगे क्या होगा। आगे होगा ये कि इसका बंध जो है, इसका ध्यान देंगे, इसका बंध जो है बैक करेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बैक करेगा। तो बैक करेगा तो देखिएगा क्या बनेगा, बैक करेगा तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ऐसे बैक करेगा तो ये देखिएगा स्ट्रक्चर जो बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या हो गया H, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका OH, और यहाँ पास आपका हो जाएगा H। अब आपको समझ में ये आएगा कि सर इस स्ट्रक्चर को देखा जाए और इस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो लगभग एक जैसा है। अगर ये बैक करता है तो यहाँ से हाइड्रोक्सिल आयन पुनः निकल जाएगा। अगर पुनः निकल जाएगा तो आप फॉर्मेल्डिहाइड का अणु पुनः प्राप्त कर लेंगे, जो कि सबस्ट्रेट क्रिया कारक के रूप में आ जाएगा। तो इससे अभिक्रिया जो है आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन ली सातल्य सिद्धांत के अनुसार आप जानते हैं कि अगर क्रिया कारक की सांद्रता अधिक है तो अग्र अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। और क्रिया कारक और अभिकर्मक के रूप में यहाँ आप क्या ले रखे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब वहाँ सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता ज़्यादा है, जो इसको जो है इसके बैक करने पर निकलने नहीं देगा। तो निकलेगा कौन, तो यहाँ से निकलेगा ये हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन निकलेगा किस आयन के रूप में, हाइड्राइड आयन के रूप में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइड्राइड आयन। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं मार्क कर दिया हूँ। और यहाँ पास जो है आप देख सकते हैं कि अब क्या बन गया C, और ये क्या हो गया O, और यहाँ पास क्या हो गया, ये तो हाइड्राइड आयन के रूप में बाहर निकल गया है। यहाँ पास आपका हो गया है OH, और यहाँ पास क्या हो गया है H। थोड़ा सा आप ध्यान दें कि ये है क्या, इस फार्मूला को आप ध्यान दें ये क्या है। ये फार्मूला जो है आपका थोड़ा सा मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ देखिएगा H, और क्या हो गया C, और ये क्या हो गया O, और ये क्या हो गया OH। इसको आप जानते हैं कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है इसका, फॉर्मिक एसिड। अब देखिएगा अभिक्रिया होता क्या है कि आप देखे थे कि यहाँ पर जो दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड का अणु है, दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड के अणु पर कार्बन का कौन सा चार्ज है, तो कार्बन का चार्ज है उसमें पॉजिटिव, और यहाँ पास आपको क्या मिला है, हाइड्राइड आयन। तो यहाँ पास से इसका अटैक किसके ऊपर होगा, इस पॉजिटिव पर। तो जब इसका पॉजिटिव पर अटैक होगा तो अब जो स्ट्रक्चर बनेगा आप देख सकते हैं कैसा बन जाएगा, C डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा O, और ये आपका क्या होगा H, और ये आपका क्या हो गया
H, जो ये हाइड्राइड आयन आया है, और यहाँ पास ये आपका क्या हो जाएगा H। अब जब ऐसा स्ट्रक्चर आ गया तो आप ये भी जानते हैं कि कार्बन तो 5 बंध बनाएगा नहीं, तो अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन रिप्लेस होगा। जब इलेक्ट्रॉन रिप्लेस होगा तब का स्ट्रक्चर देखिएगा, यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ, आप आगे समझ गए हैं। तब का स्ट्रक्चर देखिएगा कि इसका कैसे हो जाएगा। यहाँ पास इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे कि ये जब बंध रिप्लेस होगा तो ये बन जाएगा C, और ये क्या हो जाएगा H, और ये हो गया H, और ये हो गया आपका H, और यहाँ पास जब ये बंध रिप्लेस होगा तो ये क्या हो जाएगा O निगेटिव। जब O निगेटिव हो गया तो अब देखिएगा, जब यहाँ पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब आयनन हुआ था तो OH निगेटिव आयनों के साथ क्या आपको प्राप्त हो रहा था, सोडियम आयन भी प्राप्त आ रहा था। तो वो सोडियम धन आयन आके यहाँ कवर करेगा। तो अब जो आपको दो प्रोडक्ट बनना था आप देख सकते हैं, एक बन गया है फार्मिक अम्ल और दूसरा बन गया है सोडियम मेथॉक्साइड, आप देख पा रहे हैं। अब फार्मिक अम्ल का क्या है, एसिडिक नेचर है, और सोडियम मेथॉक्साइड का जो नेचर है वो बेसिक नेचर है। तो जब एसिड बेस रिएक्शन करते हैं तो अक्सर क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो देखिएगा क्या होगा, और आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, उसके बाद इसको डिलीट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को अपन दिखाते हैं। ठीक है, देखिएगा, आप फार्मिक एसिड पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और सोडियम मेथॉक्साइड पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, तो देखिएगा आगे क्या हो जाएगा। आगे अभिक्रिया को देखिए, यहाँ तक आप भली भांति समझ चुके हैं। ये है, आप देखें कि सोडियम मेथॉक्साइड बना, दूसरे अणु से, पहले अणु से क्या बना, फार्मिक अम्ल बना। तो जब न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया होगा तो सक्रिय हाइड्रोजन जो है H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा, यहाँ सोडियम धन आयन के रूप में निकल जाएगा। तो ये आपका जो है CH3OH बन जाएगा, और ये जो है आपका यहाँ पास आ जाएगा Na प्लस HCOONA, ये आपका बन गया। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरी अभिक्रिया में जब फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनता है, और जब रिडक्शन होता है तो एल्कोहल बनता है। जब फॉर्मेल्डिहाइड के रूप में हमने कॉन्सेंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया तो हमको सोडियम फॉर्मेट का लवण प्राप्त हुआ और मेथिल एल्कोहल का लवण प्राप्त हुआ, अर्थात मेथिल एल्कोहल प्राप्त हुआ। तो आप देख सकते हैं कि एक बार ऑक्सीकरण हुआ, एक बार अपचयन हुआ। ये सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है, और टोटली केनिजारो रिएक्शन का जो है मैकेनिज्म यही है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कि आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो केनिजारो अभिक्रिया हुआ, और आपने उसके मैकेनिज्म को देखा। अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड का एक अणु लेते हैं और एक बेंजल्डिहाइड का लेते हैं तो इस कंडीशन में जो अभिक्रिया होती है उसको क्रॉस केनिजारो अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो क्रॉस केनिजारो अभिक्रिया कैसा होता है उसका आप रिएक्शन करा के देखेंगे, उसके मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म को देख चुके हैं। इस मैकेनिज्म के आधार पर पूरे उसको बना के देखिएगा, जो आएगा प्रोडक्ट उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रोजन-मूंड अपचयन। बड़ा रोचक है ये, जरूर इसको गौर से देखिए। हमारा अगला टॉपिक जो है वो है रोजन-मूंड अपचयन। रोजन-मूंड अपचयन जो है, इसके थोड़े से इतिहास को भी समझने का कोशिश कीजिएगा, और कुछ इसके शानदार अभिक्रियाएं हैं उसको भी देखिएगा। ये है रोजन-मूंड अपचयन। क्या है ये, रोजन-मूंड अपचयन। रोजन-मूंड अपचयन में होता क्या है कि आप जो है अम्ल हैलाइड में अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं तो मैं एक अम्ल हैलाइड ले लेता हूं CH3COCl। ठीक है, इसमें लिंडार उत्प्रेरक डालिए। लिंडार उत्प्रेरक क्या है देखिएगा, पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम सल्फेट, जिसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। इस उत्प्रेरक को, इस कैटालिसिस को ही बोला जाता है लिंडार उत्प्रेरक। लिंडार उत्प्रेरक क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस उत्प्रेरक का उपयोग करके पहली बार अम्ल हैलाइड से एल्डिहाइड जो है स्विस रसायन शास्त्री हार्बर्ट लिंडार ने बनाया था, इसलिए इस कैटालिसिस को लिंडार उत्प्रेरक कहा जाता है। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है और इस Cl से रिएक्शन करके HCl बना लेता है, और उससे CH3CO और एक और हाइड्रोजन आकर क्या बना लेता है, CH3CHO बना लेता है। ठीक है, तो अम्ल क्लोराइड में ये एसिटिल क्लोराइड है, वो एसिटाल्डिहाइड है। अगर आप बात करें C6H5COCl का, ये आपका बेंजोइल क्लोराइड है। लिंडार उत्प्रेरक आप यहाँ ले लिए हैं, लिंडार उत्प्रेरक जैसा ही लिए हैं।
तो वही होगा, यहाँ से HCl निकलेगा और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C6H5CHO, जिसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड है, जो आप इसे कड़वे बादाम के तेल के रूप में भी जाने जाते हैं। हायर सेकेंडरी के एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछे जा चुके हैं कि कड़वे बादाम के तेल के नाम से किस रासायनिक कार्बनिक अणु को जाना जाता है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। अब एक और उदाहरण देखते हैं, उदाहरण है HCOCl। अगर इसमें भी आप लिंडार उत्प्रेरक डालते हैं तो क्या ये रिएक्शन होगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये रिएक्शन, क्योंकि जो फॉर्माइल क्लोराइड है, फॉर्माइल क्लोराइड जो है मोर अनस्टेबल है, मतलब खुद जब सबस्ट्रेट के रूप में अनस्टेबल है तो ये प्रोडक्ट में क्या कन्वर्ट होगा, मतलब क्या है कि ये जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में रहता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है फॉर्माइल क्लोराइड जो है जो आपका रोजनमुंड अभिक्रिया है वो नहीं देते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। कारण ये क्या है कि इतना हाईली अनस्टेबल है कि ये पात्र में भी है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिक्सचर के रूप में भी है। इससे संबंधित अभिक्रिया और पढ़ेंगे, गाटर-मार्कोस संश्लेषण, तो इसको और डिटेल पढ़ेंगे। इसका जो है उल्लेख जो है आप ओपी अग्रवाल के पुस्तक में देख सकते हैं, जो बोला है कि फॉर्माइल क्लोराइड इज मोर अनस्टेबल, जो सॉल्यूशन में मतलब पात्र में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में अवेलेबल है, HCOCl है, ठीक है। अब रोजनमुंड अभिक्रिया के बारे में, ये तो आपका सिंपली है, रिएक्शन जो है वो आता ही है, ठीक है। अब देखिएगा इसके पीछे का जो एक हिस्ट्री है कि लिंडार उत्प्रेरक क्यों कहा जाता है, इसका हम चर्चा कर लिए। यहाँ पर देखिएगा ये विलायक के रूप में उबलती हुई जाइलिन ली जाती है, क्या ली जाती है, जाइलिन ली जाती है। वो मतलब जो विलायक है, इस अभिक्रिया के लिए जो विलायक लिया गया है, उबलती हुई जाइलिन लिया गया है। जाइलिन जो है इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और ये किसी से क्रिया नहीं करता है, तो अभिक्रिया के लिए बढ़िया प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए कि पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट हर्बर्ट लिंडार ने लिया। क्यों लिया, देखिएगा कि अगर आप जो है डायरेक्ट हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन एटॉमिक रूप में आपको नहीं मिल पाता है। क्यों, क्योंकि इसका बंध एंथैल्पी जो है बहुत ही ज़्यादा है, तो इसको बंध को तोड़ना आसान नहीं है। तो लिंडार ने क्या किया उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लिंडार ने क्या किया, लिंडार ने किया कि मान लीजिए कि अम्ल हैलाइड है, उसके एग्जाम्पल के रूप में मैं एसिटिल क्लोराइड डाल दिया हूँ, और लिंडार ने पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट पर उबलती हुई जाइलिन में ये सब पात्र में रखा और इस पर जो है हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया। कौन सा गैस प्रवाहित किया, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया। तो यहाँ पास जो बेरियम सल्फेट है ये विष के रूप में कार्य करता है। विष क्या है कि किसी भी अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है उसमें उसकी सहायता के लिए कुछ और अगर केमिकल या कोई धातु मिलाते हैं तो वो 2 प्रकार से रिएक्ट करता है। एक तो रिएक्ट करता है कि उत्प्रेरक के शक्ति को बढ़ा देता है, जब उत्प्रेरक के शक्ति को बढ़ा देता है तब उसको हम वर्धक कहते हैं, और जब उत्प्रेरक के शक्ति को घटा देता है तब हम उसको विष कहते हैं। तब बेरियम सल्फेट का जो यहाँ सल्फर है ये विषाक्त का ही कार्य करता है, पॉइजनस कार्य करता है। किस टाइप से पॉइजनस कार्य करता है, देखिएगा कि मान लीजिए कि पैलेडियम आप लिए हैं, ये पैलेडियम का मैं एक स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये पैलेडियम का मैं धातु को बना लिया हूँ आपको समझने के लिए। इसमें छोटे छोटे पोर रहते हैं जो आप देखते हैं कि किसी गोलाकार या चौकोर या स्क्वायर में जो चकते चकते टाइप के हल्के हल्के गड्ढे दिखते हैं, उसको ये पोर के रूप में मैं दिखाया हूँ। तो जब पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट लिंडार ने प्रयोग किया तो हुआ क्या कि जैसा ही हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया गया तो हाइड्रोजन गैस इस पोर में आके ऐसे टूट जाते हैं, ऐसे आके जम जाते हैं, ठीक है। एक एक एटम जो है ऐसे आके यहाँ जम जाएगा, लेकिन उतने ही जमेगा जितना इस अभिक्रिया के लिए अवेलेबल है। मतलब हाइड्रोजन गैस उतना ही प्रवाहित करना है जितना इस अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। और जब बेरियम सल्फेट इसमें अवेलेबल है तो हाइड्रोजन की तुलना में बेरियम सल्फेट ज़्यादा पोर को क्या कर देता है, भर देता है। अगर मान लीजिए कि बेरियम सल्फेट अगर नहीं लिया गया होता, अगर बेरियम सल्फेट
नहीं लिया गया होता, जो इसको स्पोर को भर दे रहा है, तो सारे पैलेडियम पर क्या होते, हाइड्रोजन अवशोषित हो जाते। हाइड्रोजन अवशोषित होते तो एसिटल्डिहाइड बनने के बाद भी एक बार और क्या हो जाता, रिडक्शन हो जाता, अर्थात अपचयन हो जाता, और आपको क्या मिलता, CH3CH2OH। तो असली कार्य जो है बेरियम सल्फेट को जो है अवांछित जो रिडक्शन है उसको रोकना है। तो यहाँ पास बेरियम सल्फेट की उपस्थिति से ये आगे का अपचयन जो है रुक जाता है। इस वजह से पैलेडियम पर लिंडार ने बेरियम सल्फेट का, हर्बर्ट लिंडार ने बेरियम सल्फेट का प्रयोग किया और पैलेडियम के सतह को विषाक्त कर देता है, जिससे हाइड्रोजन की जो मात्रा है कम अवशोषित होती है, उतनी ही मात्रा अवशोषित होने का दिया जाता है उसको अवसर, जितना में इसका अपचयन कराकर एल्डिहाइड में बदला जा सके। तो एकदम सिंपल है, यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होता है पहले पैलेडियम द्वारा अवशोषित किया जाता है, और वहां से हाइड्रोजन अवशोषित का एक हाइड्रोजन यहाँ से HCl के रूप में बाहर निकाल देता है और शेष क्या में बना देता है, एसिटेट एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अन्य एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, बस आप फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं इस विधि द्वारा, क्योंकि फॉर्माइल क्लोराइड जो है मोस्टली अनस्टेबल है। तो इस विधि से फॉर्माइल क्लोराइड से फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता है। तो आप इस रोजरमुंड अभिक्रिया के माध्यम से एस्टल्डिहाइड बना सकते हैं, बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। इसमें पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। पैलेडियम उत्प्रेरक के भांति कार्य करता है और बेरियम सल्फेट का सल्फर जो है वो इसके भांति कार्य करता है, विषाक्त के रूप में कार्य करता है, जो यहाँ पर हाइड्रोजन के अवशोषण को कम करता है, ताकि हाइड्रोजन उतने ही अवेलेबल हो जितना इस अम्ल हैलाइड को अपचयन के लिए जरूरी है। तो इस अभिक्रिया को आप पढ़ें और वीडियो को बार बार ध्यान से देखें, तो आपको जनरली ऐसा ही याद हो जाएगा। पार्ट 4 में 2 अलग नेम रिएक्शन लेके हाजिर होंगे, तो शेष नीचे जो है प्लेलिस्ट की जो नेम रिएक्शन है वो जरूर देखें, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।